Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Ingenious Physics. Today we will discuss about Newton's laws of motion, जिसमें टोटल 3 लॉ हमें पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ. पहली हमारी यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज़ रेस्ट. राइट, रेस्ट का मतलब क्या होता है इसे हम समझेंगे. रेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, दैट इज़ नो चेंज इन इट्स पोजीशन, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. तो ये हमारा होता है रेस्ट. एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन डेफिनेटली देयर विल बी चेंज. अगर ऑब्जेक्ट मोशन की बात करें हम लोग यहाँ पे, सो इसमें क्या होगा, चेंज इन इट्स पोजीशन, चेंज इज इन इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. राइट, सो अगर पोजीशन चेंज हो गया सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ है देन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, वो रुका हुआ है ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो इसी के बारे में हमारा फर्स्ट लॉ है. ठीक है, सो अब आप देखो फर्स्ट लॉ से हमें 2 नए टर्म्स को सीखना है. सबसे पहला हमारे पास आता इनर्शिया, राइट, जिसका आगे फर्दर टाइप्स हमें पढ़ना है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. इसके बाद हमें समझना है यहाँ पे फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे. दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है इनर्शिया एंड फोर्स का डेफिनेशन. एंड इनर्शिया के बारे ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा. तो ये फर्स्ट लॉ इन 4 मुद्दों पे है. दैट इज़ रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इनर्शिया एंड फोर्स. एंड इनर्शिया के 2 टाइप्स हमें कवर करना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये हमें कंप्लीटली डिस्कस करना है इस लॉ के अंदर. राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, और जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग लिखते चलेंगे. राइट, और आप इसे कॉपी पे नोट करिए सो दैट आपका जो नोट्स है वो प्रॉपर बन जाए और आपको एग्ज़ाम से पहले कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप इसी नोट्स को पढ़ करके अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. राइट, सो वी विल राइट स्टेटमेंट हियर. इफ़ अ बॉडी is in a state of rest, it will remain in the state of rest. That is, a body is in a state of rest. मतलब ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो ये रुका ही रहेगा. राइट, ये पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट कहता है कि if a body is in a state of motion, it will remain in the state of motion unless any external force applied on it. राइट, यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग बात कही गई है, मतलब 2 पार्ट में इसको हम पढ़ सकते हैं. सबसे पहला हिस्सा होता है ये. राइट, यहाँ से आप जो यहाँ तक देख रहे हो ये पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से और ये पूरा अपना होता है यहाँ तक, और यहाँ पे कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा. तो देखिए कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है, चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं. ये एक सरफेस है हमारे पास एंड वी हैव ड्रॉ वन ब्लॉक. एक बॉडी मैंने बनाया.
अगर ये इनिशियली रेस्ट में है, दैट इज़ इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, तो आप बताओ फोर्स लगाएंगे तभी ये मूव करेगा, बिना फोर्स लगाए क्या इसकी वेलोसिटी में बदलाव आएगा? नहीं आएगा, राइट। आपको यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करना है जो कि बुक में आपको नहीं दिया हुआ, कि ये सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, राइट। सो स्मूथ होने से क्या होता है कि फ्रिक्शन नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, सरफेस जो है 2 कैटेगरी के होते हैं, सरफेस 2 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला होता है रफ सरफेस, रफ सरफेस, एंड दूसरी कैटेगरी की होती है स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, राइट। बात ये आती है कि रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आपको क्लास 11 में समझ में आएगा। एंड स्मूथ सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल 0, राइट। तो अगर ये स्मूथ है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक और इसके बीच में कोई भी फोर्स काम नहीं करने वाला, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो 0 है, राइट। अब आप सोचो यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट इस पर रखा है तो क्या ये अपने आप मूव करेगा? नहीं। इसका मतलब इसको मूव कराने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो हमने फोर्स लगा दिया भाई इस पर, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसका लोकेशन बदल जाएगा, इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, राइट। लेट दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी अभी आ गई है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था तो ये रेस्ट में कब तक रहेगा? जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते, और जैसे ही फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी गेन करेगा। देखिए, इफ़ अ बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड सेकेंड पार्ट, if a body is in a state of motion it will remain in the state of motion, कब तक? unless an external force applied on it, जब तक हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है, बोलता है कि ये स्टेट तभी चेंज होगा जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। इन अ सिमिलर वे अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड पार्ट की, तो इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एक सरफेस है, दिस इज़ अ सरफेस, और इस पे हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रख दिया। सेकेंड पार्ट में क्या? स्टेट ऑफ मोशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव करके आ रही है, इसमें रोलिंग है। क्या मोशन है भाई? ये रोलिंग है, रोल करते हुए आ रहा है। सो यहाँ पे हमें दिखता है कि इसकी ऑलरेडी जो वेलोसिटी है या स्पीड, आप कुछ भी कह सकते हो, 5 मीटर पर सेकेंड है, और सिंस सरफेस स्मूथ है तो ये लाइफ टाइम तक मूव करते रहेगा। बट अगर हम इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, दैट इज़ ये एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, तो क्या होगा? थोड़ी दूर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि हमने लगातार फोर्स लगाया है इसको रोकने के लिए। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी तो रेस्ट को चेंज करने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा। मूविंग है और यहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ पे क्या है भाई? रेस्ट पे है और यहाँ पे मूविंग है, दैट इज़ मोशन में है। सो ऑब्जेक्ट मोशन में थी, मैंने फोर्स लगाया तब ये रेस्ट में आया। तो बस यही बता रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, और ऑब्जेक्ट मूव करते रहेगा कब तक? जब तक हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं रोकने के लिए। तो ये हमारा क्या था भाई? ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ था। तो इस स्टेटमेंट को आप एकदम भली भांति एकदम याद कर लीजिए कि अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि अगर ये सरफेस स्मूथ ना हो, ये सरफेस रफ हो, तब यहाँ पर क्या होगा। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रफ सरफेस के कंडीशन में क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है। द आंसर इज यस, ये एप्लीकेबल है। कैसे? देखिए, हमारे पास ये एक सरफेस हमने बनाया है, राइट, और ये इस पर ऑलरेडी मैंने फोर्स लगा दिया और ये मूव करके आगे जा रही है। तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद क्या होता है? ये रुक जाएगी। कुछ टाइम के बाद क्या होता है? ये रुक जाएगी, ठीक है। दैट इज़ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुक गई है। यहाँ पे सपोज दैट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रही है और यहाँ पे फाइनल क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। इसे हमने नहीं रोका फोर्स लगा के, बट एक फोर्स लगा है। क्या फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, विच इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने का काम कर रही है। तो अल्टीमेट ये चीज़ एप्लीकेबल यहाँ पे बता दिया है न्यूटन्स लॉज में कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ये मूव कब तक करेगा? जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। भाई ऑटोमेटिक रफ सरफेस की वजह से तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट आगे चल के क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा।
सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रेजिस्टिंग नेचर है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रेजिस्टिंग नेचर होता है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। मतलब वो खुद से नहीं बदलने वाला है, उसको बदलने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए होता है। तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, दैट एन ऑब्जेक्ट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। खुद से वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता है। कहने का मतलब, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, राइट, तो अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, ये अपने आप ये चल नहीं सकता। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, तो ये मूव करते रहेगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता है। रोकने के लिए फिर क्या चाहिए भाई? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, राइट। सो यहाँ पे ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो वो मूव करते ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा। ये टर्म जो आती है यहाँ पे, ये इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज मूविंग ऑब्जेक्ट अपने आप से नहीं रुक सकती। रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप से मोशन स्टार्ट नहीं कर सकती। सो दिस इज नोन एज इनर्शिया, द रेजिस्टिंग नेचर, राइट। तो अब इस नेचर को चेंज करने के लिए हमने एक फैक्टर लगाया, एक्सटर्नल फैक्टर, जिसे हम कहते हैं फोर्स। अगर हमें इसका ये नेचर, इस इनर्शिया को चेंज करना है, रेस्ट वाले कंडीशन को चेंज करना, तो हमें क्या लगाना होगा? एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स को भी ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर इसे हमें इसका रफ्तार बढ़ाना या घटाना है, अगर मान लीजिए घटाना है इसका रफ्तार, तो हम उल्टा डायरेक्शन पर लगाएंगे ये एफ एक्सटर्नल। तो कुल मिला के यहाँ पर बात हमें ये समझ में आती है कि रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, तो और मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो पहला रेस्ट में रहने वाला और मोशन में रहने वाला कंडीशन, दैट इज इनर्शिया। इसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमने एक्सटर्नल फैक्टर लगाया, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे और लिखा है, द ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। ये पॉइंट आपको याद रखना, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा इनर्शिया रहेगा, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दैट इफ मान लीजिए कि सरफेस है, यहाँ पे हमने अगर 10 kg का ब्लॉक रखा है, राइट, और सेम सरफेस है, यहाँ पे हमने 50 kg का ब्लॉक रखा है, सेम सरफेस है, हमने यहाँ पे 200 kg का ब्लॉक रखा है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो हो सकता है कि 10 या मान लीजिए 15 न्यूटन पे ये मूव कर जाए, लेट मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्या मूव कर रही है, लेकिन क्या यही 15 न्यूटन इसके लिए सफिशिएंट होगा या इसके लिए सफिशिएंट होगा? द आंसर इज नो, सफिशिएंट नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा हम मास बढ़ाते हैं इसका इनर्शिया को चेंज करने के लिए, मतलब स्टेट को चेंज करने के लिए, हमको एक्सटर्नल फैक्टर का वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमको रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराने में फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, राइट, जो कि हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ऑलरेडी करते हैं। थर्ड यहाँ पे और एक पॉइंट है, द रेजिस्टिंग नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन का में जो भी चेंज आ रहा है उसको अपोज जो करेगा, राइट, कौन करेगा भाई? ये इनर्शिया के वजह से अपोज हो रहा है। तो ये रेजिस्टिंग नेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। देखिए हम लोग को यहाँ पे ये 3 बेसिक पॉइंट को समझें, घुमा फिरा के आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने का तरीका अलग है। आई होप आपको इनर्शिया यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और फोर्स का भी डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग देख लें कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को बदल सकता है। तो उसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट फोर्स, राइट, फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज which tends to change the state of rest or motion of the object or बॉडी, राइट। तो फोर्स को इस तरह से हम लोग यहाँ पे बेसिक डिफाइन कर सकते हैं। ये फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर
क्वांटिटी होती है, ये इसका एक बारे पता चला। दूसरा क्या है, इसको हम लोग न्यूटन में मेज़र करते हैं, एसआई यूनिट है ये क्या माय डियर, ये है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सीजीएस तो डाइन इसका सीजीएस यूनिट है, राइट। ये न्यूटन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डाइन को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद एक सवाल उठता है दैट 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो एक्चुअली इसका आंसर है 10 टू द पावर 5। बट द क्वेश्चन इज एयर हाउ, द क्वेश्चन क्या भाई, कैसे, ये कैसे आया। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह से आया है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स 10 टू द पावर 5 डाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट 1 न्यूटन में हम लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन के बारे में। तो हमें ये पता है कि 1 केजी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, दैट 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना। और ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। एंड ये पर सेकेंड स्क्वायर तो सीजीएस और एसआई दोनों में सेम होता है। तो मुद्दे की बात है यहाँ पर है, यहाँ 3 और 2 0 मिल गया हमें 1 के बाद। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जस्ट डिस्कस किया दैट इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डाइन। सो इस तरह से आप देखो यहाँ पे हमारा ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 जो कि बहुत ही कॉमन सा है, और यहाँ पे हमें पता चलेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। सभी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करके चलूंगा। सपोज दैट आप लोगों को पता है ये ग्लास मैंने बनाया है यहाँ पे, राइट, दिस इज ग्लास, और इस पे क्या है कि वाटर पूरा फिल है। एंड हमने यहाँ पर एक बोर्ड प्लेस किया, इसके ऊपर क्या प्लेस किया, बोर्ड प्लेस किया, और इसके ऊपर हमने क्या रखा, एक कॉइन रखा है। ये क्या है, कॉइन आपको दिख रहा है। होता क्या है कि इनिशियली क्या है, आप देखो ये बोर्ड जो है ये रेस्ट पे है ना। ये कॉइन जो है ये भी क्या है, रेस्ट पे है, राइट। और ये कॉइन इस बोर्ड पे फिक्स नहीं है, बस प्लेस किया हुआ है। सो जैसे ही हम काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा फोर्स मतलब फास्ट, इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो ऐसा लगाना है कि ये पेपर जो है या ये जो बोर्ड है ये तुरंत बाहर की तरफ आ जाए। इसे हम जैसे ही टानते हैं तो क्या होता है, देखते हैं सडनली ये कॉइन जो है इस पर गिर चला है। दैट मीन्स ये कॉइन इसके साथ फिक्स नहीं था, अगर फिक्स होता तो इसी के साथ बाहर आता, बट ये सिर्फ प्लेस किया हुआ था, राइट। इसका मतलब इस बोर्ड और इस कॉइन के बीच में रिलेटिव मोशन है, ठीक है। रिलेटिव मोशन मतलब काम कर सकता है यहाँ पे। तो जैसे ही इस पर फोर्स लगाया, बट यहाँ पे हुआ क्या कि ये कॉइन जो है इसी पोजीशन पे ही रहना चाहा, क्यों, क्योंकि इस पे क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो दैट इज वाई यहाँ पे ये कॉइन जो है यही का यही रह गया, और ये कॉइन फिर यहाँ इस ग्लास के अंदर चला गया। तो ये आपको एग्जाम्पल एक देखने को मिलेगा बुक में, राइट। ये हो गया। इसके बाद आप देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, राइट। ये दूसरा पॉइंट है ट्रेन वाला, राइट। मैं बस पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ट्रेन पैसेंजर, ट्रेन एंड पैसेंजर जो केस है हमारा यहाँ पे, जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये हमारा है ट्रेन पैसेंजर केस, पैसेंजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेन स्टार्ट हो रही है, दैट इज अ रेस्ट टू मोशन, रेस्ट टू मोशन। ये आप लोग ऑलरेडी फील कर चुके हो कि जब हम लोग कभी मान लीजिए सपोज दैट ये ट्रेन है, यहाँ पे कोई पर्सन है और इनिशियली ये भी रेस्ट पे और ये ट्रेन भी क्या है, रेस्ट पे। सडनली ये ट्रेन जब आगे बढ़ती है, ठीक है, तो इस पे तो फोर्स लग रहा है, बट हमारे ऊपर भी फोर्स तो अप्लाई हो रहा है क्योंकि हम लोग ट्रेन के बेस पे खड़े हैं। बट हमारे बॉडी पे क्या है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क प्रोड्यूस होता है, झटका लगता है हमें, दैट हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर रहे हैं, क्योंकि हम रेस्ट पे ही रहना चाहते थे, लेकिन ट्रेन भाई साहब हमको जबरदस्ती टान के लेके जा रहा है। तो ये हमारा हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का केस। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन में यहाँ पे क्या है कि अगर सेम एग्जांपल लेते हैं, जब ट्रेन और पैसेंजर वाली केस, जब ट्रेन रुकने वाली होती है तो ट्रेन ब्रेक लगाती है सो दैट अपना स्टेट को वो धीरे धीरे करके बदल सके। बट हमें ये देखते हैं कि हम भी तो मोशन पे ही है साथ में। तो जैसे ही ट्रेन रुकती है तो हमारा बॉडी लेकिन मूव करते रहना चाहता है, ये नॉर्मल टेंडेंसी है बॉडी की, तो हमारा बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, राइट। आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। दैट सबसे पहला हमारा जो टर्म इस पर रिक्वायर्ड होगा दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। सो अभी आप देखो यहाँ पे ये तो मोमेंटम हो गया, और अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा तो हम करेंगे क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस केस को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम होगा क्या। देखिए हमारे पास एक सरफेस है और ये ब्लॉक है, राइट। इनिशियली इसकी वेलोसिटी है सपोज एट u, हमने इस पे फोर्स लगाया, क्योंकि विदाउट फोर्स ये u चेंज होने वाला नहीं है। मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट प्लेस होगी दूसरी लोकेशन पे, एंड इसकी अभी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई v। आप वेलोसिटी ले लो, स्पीड ले लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है वन डायमेंशन में जो मोशन है उसको पढ़ना है चैप्टर 2 पे। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस लोकेशन पे यहाँ पे मास m है, यहाँ कितना होगा भाई, मोशन की वजह से मास चेंज यहाँ पर नहीं होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। सो डेफिनेटली इनिशियल केस पे दैट इज Pi, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, and what will be the final momentum, it will mass into velocity। okay, then what will be the change in momentum, definitely final momentum minus initial momentum, so definitely it becomes mv minus mu। so we can take common what, m, so it becomes v minus u। so ये हमारा हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब इसका हमें जरूरत पड़ने वाला है किस पे, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। सो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, इसका स्टेटमेंट कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो भाई साहब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे ही कह देगा दैट इज डेल पी बाई डेल टी के बारे कह रहा है, इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force, and the change takes place in the direction of applied force, राइट। सो ये हमारा क्या, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी बाई डेल टी। सो दिस इज डेल पी बाई डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका भाई, अप्लाइड फोर्स। सो डेफिनेटली ये, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, मैथमेटिकल जो इक्वेशन दिख रहा है, ये हमारा बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में, राइट। तो अभी चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एंड वी विल यूज दिस, है ना। हम लोग जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े चेंज इन मोमेंटम, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सो अब हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दैट डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल सम कांस्टेंट के इंटू एफ, एंड के का जो वैल्यू है ये यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, राइट। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ के 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे देख लो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स डेल पी बाई डेल टी लिख सकते हैं, राइट, डेल पी बाई डेल टी, और ये डेल टी क्या है, चेंज इन टाइम। सो फॉर डेल पी वी कैन राइट दिस वन, डेल पी के बदले क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। सो दिस इज एम वी माइनस यू, राइट, और ये होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे डेल टी। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सलरेशन कहते हैं। यहाँ पे एफ होगा, राइट, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, एक्सलरेशन कहते हैं। तो एफ इज इक्वल्स मास इनटू एक्सलरेशन। तो ये हमारा हो गया सेकंड लॉ का इंटरप्रिटेशन। सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ही भाई, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्या आता है, एफ इज इक्वल्स एम इंटू ए। अगर आपको कोई कहता है कि प्रूव एफ इज इक्वल्स मास इंटू एक्सलरेशन, देन यू विल यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो इस तरह से हमारा ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सिंपल सा ये लॉ है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स जो है जिस हमें कंप्लीट करना है, जो कि हमारे बुक के अकॉर्डिंग है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी ये दो फार्मूला स्टडी किया है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी एंड फोर्स
मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी चाहिए होगी, जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोमेंटम वाले केस में। तो इस जगह पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम का और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये मोमेंटम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इनवर्सली मतलब मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगी, राइट। आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं, कुछ कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये फर्स्ट इस केस की, राइट, ये हमारा पहला है और ये हमारा सेकंड है, दोनों ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल बनने के लिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि मास कांस्टेंट है यहाँ पे। सो ये हमारा है v और ये है मोमेंटम, और अगर मास कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा। और यहाँ m क्या है भाई, यहाँ हमने m को कांस्टेंट लिया है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स में मास चेंज नहीं होता। आगे चल के आप पढ़ोगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली लाइट की वेलोसिटी की स्पीड आ जाती है, देन देयर इज अ चेंज इन मास, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। दूसरा, अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो ये जो सेकंड केस है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट वाला एग्जाम में नहीं पूछता है। सो सेकंड केस की बात करेंगे तो दिस इज मास, दिस इज वेलोसिटी। अब आप बोलेंगे सर वेलोसिटी यहाँ मास यहाँ ले सकते हैं क्या? तो भाई साहब ऐसा हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए इक्वेशन कैसा लिखे, मास हमारा ये राइट साइड पे और वेलोसिटी लेफ्ट साइड में। हमको मास के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंज देखना है। मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम मास बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये 1 2 3 4 5 हमें इधर जाना पड़ेगा राइट साइड, और अगर वेलोसिटी हम घटाना चाहते हैं तो ये 4 3 2 1 तो हमें नीचे आना पड़ेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए सिंपल है, ग्राफ ऐसा बनता है। अब आप स्टडी कर लो कोई भी पॉइंट पे, अगर आप इस पॉइंट पे स्टडी करोगे तो जब ये इसका मास 1 kg था तो वेलोसिटी समथिंग 3 या 3 से थोड़ी ज़्यादा थी, और अगर जब इसका मास 4 kg है, क्योंकि मोमेंटम तो सेम है, तो इसका जो वेलोसिटी है ये 1 के आसपास है, राइट। मैं यहाँ पे यूनिट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, यूनिट पे आप फोकस कर सकते हैं कि मास ये kg पे मेजर किया गया है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इस तरह से, राइट। तो ये दो ग्राफ मिल गया। सेम ग्राफ हमें यहाँ पर मिलने वाला है, फोर्स इज इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपके सिलेबस पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इसके लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखिए हमें क्या किस बेसिस पे देखना है, एक्सेलरेशन इधर है तो ये हमारा इधर बनेगा y की तरफ, और फोर्स राइट साइड है तो फोर्स यहाँ लिखना है। सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस आप ऐसे करके कर दीजिए, और जो थर्ड पैरामीटर था यहाँ पे m, इसको यहाँ कांस्टेंट लिख दीजिए। तो ये हमारा हो गया ग्राफ फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, इस साइड पे m है और इस साइड पे a है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस एकदम बिना सोचे समझे आप ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए। तो ये ग्राफ हो गया, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, राइट। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमारा देखिए ये ग्राफ का स्टडी कंप्लीट हो गया, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंडर पे हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना था, राइट। अभी हम लोग कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले, दैट इज 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है। यही चीज़ आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बना सकते हैं? द आंसर इज यस, हम लोग ये कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्कूल में आपको पूछा जाता है, जितने भी ICSE बोर्ड और इवन CBSE बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स उन लोगों को, कि ऑब्टेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। देखिए कितना मजा आने वाला है। यहाँ पे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग पहुंचेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे यहाँ पे आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों के पास न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, कौन से लॉ, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डेल पी बाई डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये एक फॉर्मूला था। इसे आगे चल के हम लोगों ने सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया, फोर्स इज इक्वल्स मास इनटू
acceleration. Force is equals mass into acceleration. So we will write from Newton's second law of motion we have F is equals m into a. अब आप जरा सा सोचो कि इफ अगर हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगाए हैं उसका वैल्यू जीरो कर दें, उसका वैल्यू क्या कर दें, जीरो कर दें, तो डेफिनेटली अगर ये जीरो हो गया तो आप देखो मास इनटू एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे. बट अब आप सोच के देखो क्या ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता है. तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया. एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया. अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे पार्ट निकल के आता है. एक्सेलरेशन जीरो होने का दो मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो होने का हमारे पास दो मीनिंग निकलता है. ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है. दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है. दैट मीन्स यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, 5 मिनट बाद आके देखिए फाइनल वेलोसिटी भी जीरो. राइट, ये रेस्ट पे है, जाहिर सी बात है. ठीक है, तो अब यूनिफॉर्म मोशन वाली बात क्या आती है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जीरो तो नहीं है लेकिन इक्वल है. ये क्या है, ये इक्वल है, ये दोनों. तो ये हमारा कंडीशन हो गया. अब आप सोच के देखिए कि अब आपको ये दो अलग अलग कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स v माइनस यू अपॉन टी. अगर ये वाला केस हम पुट करते हैं, दोनों जगह जीरो डालेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो माइनस जीरो बाई टी. सो एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया. तो ये एक्सेलरेशन जीरो का मीनिंग यहाँ पे क्या निकला कि हम लोगों ने दोनों को जीरो लिया, मतलब रेस्ट वाली कंडीशन के लिए. ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो आप देखो यहाँ पे a इज इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी है. भाई ये दोनों तो इक्वल है, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो ये डेफिनेटली जीरो आएगा. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो. तो दो अलग अलग कंडीशन हमें मिल गया यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारा था मैथमेटिकल. आप हमेशा याद रखें कि फिजिक्स में जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे उसका आपको इंटरप्रिटेशन निकालना होगा, मीनिंग निकालना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि वो बताना क्या चाह रहा है. ठीक है, मैथ की तरह नहीं है कि आंसर निकाल दिए मेरा काम हो गया, उसका इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है. सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक्सेलरेशन अगर जीरो है, ठीक है, तो ये रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, ये दो कंडीशन. अब आप हमें ये बताओ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. कब तक, जब तक हम फोर्स नहीं लगाते. देखिए हमने यहाँ पे फोर्स लगाया ही नहीं, जीरो न्यूटन है तो ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही है. ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहता है कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी वेलोसिटी बदलनी नहीं चाहिए, तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है. ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगी कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. तो हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया भाई, जीरो डाल दिया यहाँ पे. तो अल्टीमेट हमें यहाँ से क्या समरी मिलता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा कब तक, जब तक फोर्स ना लगाया जाए. ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में और इन स्टेट ऑफ मोशन में है तो ये मूव करते रहेगा कब तक, जब तक फोर्स ना लगाया जाए. तो यही तो हमारा क्या है, यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है. तो इसी से हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. अब देखो जैसे ही फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी और एक्सेलरेशन जीरो नहीं आएगा. राइट, तो अल्टीमेट यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट लॉ का कंडीशन ही था कि फोर्स लगाएंगे तो स्टेट चेंज होगा, फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्टेट चेंज नहीं होगा. आई होप आपको ये बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी. अगर कुछ डाउट रहती है तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा एक बार रिकॉल करके 2 बार 3 बार देखिए, डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ जाएगी. तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये फर्स्ट लॉ में कंटेन करता है. तो यहाँ पे बस स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ. राइट, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, या फिर ये हमारा प्रूफ जो भी था वो हो चुका है. आई होप आपको ये सेकंड लॉ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा. राइट, सो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे न्यूटन्स के थर्ड लॉ. इफ यू टॉक अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. राइट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. For every action, for every action, there is equal and
ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने एक सरफेस लिया है एंड वी हैव प्लेस वन ब्लॉक हेयर, लेट इट हैज़ अ मास ऑफ 100 kg, राइट। इसका मास कितना है? 100 kg। अब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे डाउनवर्ड क्या लगाएगा? वेट अप्लाई करेगा। एंड वेट का फार्मूला क्या होगा भाई? वेट का फार्मूला m/g होता है। मास अगर 100 kg है और g का वैल्यू अगर हम एग्जैक्टली 9.8 ले, सो हमारा ये क्या बनेगा? ये बनेगा 980 न्यूटन। तो आप देखो यहाँ पे 980 न्यूटन जो है ये डाउनवर्ड वेट काम किया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी काम करता है, तो रिएक्शन का वैल्यू भी कितना होगा? 980 न्यूटन हो जाएगा, राइट। तो यही चीज़ है यहाँ पे।